हेलो गाइज़, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइज़, आज हम एक छोटा सा टॉपिक फिर से लेकर के आए हैं जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम NCERT के नाम से जानते हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको 1 मार्क्स दिलाने में ये काफ़ी आपकी हेल्प करने वाला है। तो बहुत ही जल्दी से हम इस टॉपिक को समझेंगे। बहुत ही लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में इन सारे टॉपिक्स पर बना रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको इससे देखने को मिलेंगे और वो क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एमएड की कंप्लीट प्रिपरेशन हम आपको करा रहे हैं। साथ ही अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है, जिसे हम पॉपुलरली जानते हैं किस नाम से, NCERT। शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जो NCERT को न जानता हो। NCERT की किताबें आप सबने सुन रखी होंगी, पढ़ रखी होंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इसी NCERT के बारे में कि आखिर ये NCERT है क्या, क्या फंक्शन करती है, क्या काम होता है इसका, इसकी स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। यानी क्या है, ये 1961 में बनी थी और ये क्या है, स्वायत्त निकाय है, यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियां और कार्यक्रम पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देती है या देता है। NCERT करता क्या है, NCERT का काम क्या है। 1961 में ये बना था। इसके पहले हमने किसको देखा था, NAAC को देखा था। NAAC में हमने ध्यान दिया था कि वो जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा की बात करती है। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ, अगर उच्च शिक्षा को देखने के लिए वो संस्था बनी है तो कोई स्कूली शिक्षा को भी तो देखेगा। तो स्कूली शिक्षा की देखरेख के लिए, उसकी गुणात्मक सुधार के लिए किसको रखा गया, एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया NCERT। ठीक है, और ये क्या करती है, नई नई नीतियाँ बनाती है स्कूली शिक्षा के लिए। उसमें क्या सुधार हो सकते हैं उसके बारे में बताती है। किसको बताती है, राज्य सरकारों को भी बताती है और केंद्र सरकार को भी बताती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1961 में ये बनी थी और इसका काम क्या है, स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, यह परिषद शिक्षा मंत्रालय, वर्तमान नाम, सॉरी ये चीज़ गलत है, वर्तमान में इसका नाम फिर से ही शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ये पुरानी बुक थी इसलिए ऐसा लिख गया है। यह परिषद शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त समाज कल्याण मंत्रालय की स्कूली शिक्षा से संबंधित नीतियों और बड़े बड़े कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहायता करती है। इस परिषद का व्यय भार केंद्र सरकार वहन करती है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो परिषद है ये 2 मंत्रालयों का काम देखती है, पहला शिक्षा मंत्रालय का और दूसरा समाज कल्याण मंत्रालय का। ठीक है, यानी शिक्षा मंत्रालय क्योंकि वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है और दूसरा समाज कल्याण मंत्रालय क्योंकि शिक्षा का काम ही है समाज का कल्याण करना। तो ये समाज के कल्याण में भी योगदान देती है, यानी कि समाज कल्याण मंत्रालय पर भी ये अपनी नज़र रखती है, उनको भी सलाह देती है, उनके बारे में भी कार्यक्रम, नीतियों और उनका भी क्रियान्वयन में सहायता देती है। ठीक है, और इस परिषद का व्यय कौन वहन करता है, तो इस परिषद का व्यय जो है वो केंद्र सरकार वहन करती है क्योंकि NCERT जो है वो एक केंद्रीय संस्था है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, परिषद के उद्देश्य क्या है, एम क्या है इसका, NCERT बनाने का उद्देश्य क्या रखा गया। तो इस परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विशेषकर विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नीतियां और मुख्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सहायता व परामर्श देना है। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके रख दिया गया है क्या, एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। ये आपको ध्यान रखना है, शिक्षा मंत्रालय अब इसका नाम हो गया है। और इस परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यालय शिक्षा के लिए नीतियाँ बनाना, कार्यक्रम बनाना, उनका क्रियान्वयन करना और इन सभी को लेकर के शिक्षा मंत्रालय को सहायता व परामर्श देना भी इसी का काम है। ठीक है,
अगला एम क्या है इसका, शिक्षा के समस्त क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करना तथा उसकी प्रगति और समन्वय के प्रयास करना। यानी शिक्षा के जितने भी क्षेत्र हैं स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए उन सभी में अनुसंधान काम करना, ठीक है। साथ में उसकी प्रगति को आगे बढ़ाना, किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, उस पर भी इसका ध्यान देना इसका कार्य है, ठीक है। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों की स्थापना करना। क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षा कॉलेज बनाए जाएं, है ना। शिक्षा कॉलेज का मतलब यहाँ पर स्कूल्स बनाए जाएं, उसकी भी स्थापना करना इसी का काम है, ठीक है। इसके अलावा प्रसार सेवाओं का आयोजन करना, वो सेवाएं जिससे क्या हो एजुकेशन दूर दूर तक फैले, उसका आयोजन करना भी इसी का कार्य है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, एम्स थे इसके, किसके, एनसीईआरटी के। अब बात करते हैं कि परिषद का संगठन कैसा है। इस जो एनसीईआरटी काउंसिल बनती है उस एनसीईआरटी काउंसिल में कौन कौन होता है, तो जो जनरल बॉडी बनती है उसमें 6 लोग होते हैं, यानी 6 चीज़ें होती हैं। कौन कौन 6 होते हैं, पहला केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री या फिर अब हम जिसे कहते हैं शिक्षा मंत्री। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं। वर्तमान के शिक्षा मंत्री कौन हैं, उनका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता, ठीक है, जो भी भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता होता है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, स्कूली शिक्षा की हो रही है, और स्कूली शिक्षा में जो शिक्षा परामर्शदाता होगा उसका रोल भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो काउंसिल बनती है उस काउंसिल का मेंबर कौन होता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं। दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं भारत सरकार के जो शिक्षा परामर्शदाता होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, जो दिल्ली विश्वविद्यालय है यानी कि डीयू है, उसके जो कुलपति होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा यूजीसी के चेयरमैन जो होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। और इसके अलावा प्रत्येक राज्य सरकार का एक एक प्रतिनिधि, ठीक है, हो सकता है ये शिक्षा मंत्री हो या हो सकता है ये कोई और व्यक्ति हो जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन होता है, भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य और होते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी जो कमेटी होती है, जो स्ट्रक्चर होता है परिषद का, उसमें सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री आ जाते हैं, ठीक है, वही अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जो शिक्षा परामर्शदाता होते हैं भारत सरकार के वो इसमें शामिल होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के चेयरमैन शामिल होते हैं। और प्रत्येक राज्य से एक एक प्रतिनिधि शामिल होता है। और भारत सरकार 12 लोगों को मनोनीत करती है, वो भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर किसका, हमारी परिषद का। अब बात करते हैं परिषद के कार्य क्या क्या हैं। हमने एम्स देख लिए, स्ट्रक्चर देख लिया, अब परिषद का कार्य क्या है। विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययन व पर्यवेक्षण करना, जो विद्यालयी शिक्षा है उससे संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो करने का कार्य किसका है, एनसीईआरटी का है, ठीक है। इसके अलावा शैक्षिक पुनर्निर्माण में संलग्न संस्थाओं, संगठनों एवं एजेंसियों के लिए विस्तार सेवाएं आयोजित करना। जैसे कि क्या होता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाएं हैं उनको आगे बढ़ाना, उनको सेवाएं प्रदान करना, जिससे कि वो क्या करें और विस्तार लें और बड़े क्षेत्र को कवर करें, ठीक है, जिससे क्या हो शिक्षा का प्रसार देश के कोने कोने में हो सके, ठीक है। तो ये कार्य भी किसका है, ये भी कार्य एनसीईआरटी का है। इसके अलावा विद्यालय शिक्षा से संबंधित सभी मामलों में विचार व सूचनाओं के लिए एक निकासी गृह, क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करना, है ना। जो भी विद्यालय शिक्षा से संबंधित मामले होते हैं उन सभी की सूचना इकट्ठा करना, ठीक है। उस सूचना को इकट्ठा करने के बाद उसको प्रोसेस करने के बाद उससे क्या होने वाला है। जैसे मान लो स्कूल से कोई न्यूज़ आती है कि स्कूल में इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और इससे ये बेनिफिट है, ठीक है। तो वो जो खबर है वो एनसीईआरटी तक पहुंची और एनसीईआरटी ने क्या किया, उसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया कुछ स्कूलों में, और उसके बाद वहाँ से कुछ परिणाम प्राप्त हुए। जब वो परिणाम प्राप्त हुए तो उनको लेकर के जब अगर वो सकारात्मक परिणाम मिले तो उसको पूरे देश में लागू किया जाता है, नहीं तो फिर क्या किया जाता है, उसको वहीं पर रोक दिया जाता है। तो इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी एक महत्वपूर्ण संस्था है जो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, ठीक है। तो इसी के साथ एनसीईआरटी को भी हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में आप अगर इनको पढ़ते चले जाएंगे तो आपको ये आसानी से समझ में भी आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएंगे और आपको पेपर में मार्क्स भी दिलाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।